अस्सलाम वालेकुम। कहानियत में आप सबको खुश आमदीद। एक ख़ूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है अभी मंज़र बदलना है, राइटर आलिया बुखारी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। बात राजदारी की थी, इसलिए एहतियात भी लाजिम थी। बेगम अख्तर ने की हॉल से जायज़ा लेकर अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि सामने वाले अपार्टमेंट का दरवाज़ा और ग्रिल दोनों ही अच्छी तरह बंद है। चलो जल्दी करो, इस आफत से सामना ना ही हो तो अच्छा है। उन्होंने मुड़कर बेटी को देखा जो सुबह से अख्तियार की गई ढेर सारी एहतियाती तदाबीर से बोर हो चुकी थी। तौबा अम्मी, ऐसा भी क्या डरना, कोई चोरी थोड़ी है जो यूँ छुपते छुपाते। खुद पर उनकी तेज़ निगाहों को महसूस करके महरीन ने जुमला अधूरा ही छोड़ दिया और दरवाजे से बाहर निकल गई। बेगम अख्तर ने मुड़कर एक नज़र सबा को देखा। वो हदायतों के इतने डोज पी चुकी थी कि इन्हें मज़ीद कुछ भी कहने की जहमत नहीं करना पड़ी। उसका तेज़ी से इस बात में हिलता सर देखकर मुतमईन सी सीढ़ियाँ उतर गई। मालूम नहीं आपने पारी आंटी को क्यों अपने हवासों पर तारी कर रखा है अम्मी। आखिर हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने का इन्हें क्या हक़ पहुँचता है। एक बार अच्छी तरह उनकी तबीयत साफ़ कर देना। महरीन अभी तक बरहम थी। वो दोनों अपार्टमेंट के कंपाउंड में से बाहर निकल रही थी। ज़की ने गाड़ी बाहर ही खड़ी कर रखी थी। तुम अभी बच्ची हो, मसलिहतों के तकाजे नहीं समझती। उन्होंने नासहाना अंदाज़ अपनाया। चूँकि बखैर व खूबी बाहर निकल आई थी, सो रिलैक्स होने लगे। ज़रा भी तेवर बदल कर बात की ना तो समझ लेना हमारा यहाँ रहना दो भर हो जाएगा। सारे घरों में हमारी बदमिजाजी के चर्चे होंगे। मुझे भी तुम्हारा रिश्ता भी करना है, वरना इस बेहुदा औरत को तो मैं एक दिन में ठीक कर देती। अपनी देरीना पड़ोसन के नाम से इसे सख्त परहेज़ था। बस यूं ही इधर उधर के अलकाब से याद किया करती थी। महरीन की समझ में भी वजह तस्मिया आ गई थी। ज़की की गाड़ी में मिठाई का बड़ा सा डब्बा चमकीले रैपर में लिपटा हुआ रखा था। डब्बे का साइज़ देखकर इन्हें मज़ीद इत्मीनान हुआ। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जा रहा था। ज़की ने गाड़ी आगे करके सड़क पर लानी ही चाहिए कि इन्हें रुकना पड़ा। अंकल शुजात की बाइक गाड़ी के बिल्कुल करीब आकर रुकी थी। उनके पीछे से झांकता हुआ पारी आंटी का चेहरा बेगम अख्तर के हवासों पर बिजली की मानिंद गिरा। कहाँ की तैयारी है भाई इतने करोफर से। गाड़ी के अंदर झांकने पर एक निगाह में सारा एहतमाम उनके नोटिस में आ चुका था। और कुछ नहीं, बस यूं ही ज़रा। बेगम अख्तर हकीकतन सख्त गड़बड़ाई हुई थी। कोई ख़ास बात है ना। पारी आंटी खिली जा रही थी। एक गैर मुतवक्के कामयाबी उनके हिस्से में आई थी। ज़की के रिश्ते के लिए जा रहे हैं। कौन लोग हैं, लड़की कैसी है, आपने तो बताया तक नहीं। भला ऐसी भी क्या गैरियत। उन्होंने दुरुस्त अंदाजे लगाए और फिर शिकवा भी कर डाला। बेगम अख्तर के लिए सफाई पेश करना लाजमी ठहरा। रिश्ता विश्ता कैसा, अभी तो लड़की देखने ही जा रहे हैं, फिर ही मालूम होगा कि कौन लोग हैं। पारी आंटी, आपके टमाटर गिर रहे हैं बास्केट में से। महरीन ने उनकी तवज्जो गोद में धरी सब्ज़ी की बास्केट की तरफ दिलाना चाहिए, मगर बेसुध। उन्होंने लापरवाही से बास्केट पर निगाह डाली और ज़रा सा संभालते हुए तफ्तीश का सिलसिला वहीं से जोड़ना चाहा। किसने बताया ये रिश्ता? ATG वाली जरीना आपा का बताया हुआ तो नहीं? इर्द गिर्द के ट्रैफिक में खलल पड़ना शुरू हो चुका था और शुजात अंकल जो अभी आउटिंग की एक लंबी ड्यूटी बेगम के साथ भुगता कर आ रहे थे, अब तक सख्त बोर हो चुके थे। सो बाइक को आगे बढ़ाते झुंझला कर बोले, अब बस भी करो, ज़की और मैं दोनों ही तुम्हारी वजह से बंधे खड़े हैं। अब बस भी करो, ज़की और मैं दोनों ही तुम्हारी वजह से बंधे खड़े हैं। पारी आंटी हैं करती ही रह गई। वो खुदा हाफिज़ कहते अपनी बाइक आगे बढ़ा ले गए। ज़की गाड़ी सड़क पर ला चुका था। बेगम अख्तर की मायने खेज़ खामोशी बता रही थी कि वो अभी तक शौक में है। महरीन ने उनकी कैफियत भांप ली। छोड़ें भी अम्मी, क्यों दिल पर ले रही हैं। जाने दें, पता है ये ऐसा ही करती हैं। बेगम अख्तर ने ज़रा सी गर्दन मोड़ कर बेटी को देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, ये छठी बार है। पिछली 5 मरतबा ज़की का रिश्ता उनकी दखल अंदाजी की वजह से होते होते रह गया है। अपनी तरफ से तो आज पूरी एहतियात की भी, मगर ये ख्याल तक नहीं आया कि ये कहीं बाहर टकरा जाएंगी। इस बार ऐसा नहीं होगा। महरीन पुरजोश होने लगी। अव्वल तो ज़रीना आंटी से कुछ मालूम कर लेना ही उनके लिए नामुमकिन है। आखिर इतनी लड़ाई है दोनों में कि एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेती हैं। और दूसरे ये कि हमारी नैना के घर वालों के साथ बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज जो उन्होंने ख़ास तौर पर ज़की भाई को बुलाया है ना, तो यही उनकी रजामंदी की निशानी है। बेगम अख्तर वैसे भी ज़्यादा पुरुम्मीद रहने वाली ख़ातून नहीं थी। इस वक्त उनका दिल बैठा जा रहा था। महरीन की हाँ में हाँ मिलाने के बजाय बेमकसद बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगी। उनकी खामोशी बड़ी डिप्रेसिंग थी।
خاص طور پر ذکی کے لیے وہ غریب اس معاملے کو سب سے زیادہ جھیل رہا تھا۔ پچھلے چند سالوں سے اس کی شادی کے لیے کی جانے والی کوشش نے اسے اچھا خاصا بیزار کر دیا تھا۔ بات شروع ہوتی، اچھی خاصی بننے کی امید ہوتی، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی شروع ہو جاتا، اور جب منزل قریب آنے لگتی تو پتہ چلتا کہ معاملہ تو وہیں کا وہیں ٹھپ ہو چکا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ فریقین کے درمیان پائی جانے والی گرم جوشی سرد مہری میں بدلتی چلی جاتی۔ بہرحال اب یہ تماشا مزید چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بات بنتی ہے بن جائے، ورنہ اس کے بگڑے ہوئے انداز نے بیگم اختر کو سنبھلنے پر مجبور کر دیا۔ اس ادھورے جملے میں انہیں بہت سی دھمکیاں چھپی دکھائی دینے لگیں۔ کیوں نہیں بنے گی بات؟ اتنا اچھا لڑکا ہے، انہیں دوسرا مل بھی کہاں سکتا ہے؟ زرینہ آپا کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ 100% تیار ہیں، بس ذرا رسماً ہاں کرنے کے لیے وقت لے رہے ہیں۔ وہ اپنی ٹینشن بھلا کر بیٹے کی دل جوئی میں لگ گئیں۔ اس کی طرف سے انہیں سب سے زیادہ یہ خدشہ رہتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں نہ جائے۔ زرینہ آنٹی کو ہمیں ساتھ لے جانا چاہیے تھا، وہ ضرور برا مانیں گی مگر نظر انداز کیا جانا۔ مہرین نے ماں کی توجہ دوسری طرف دلائی، وہ اب خود پر قابو پا چکی تھی۔ اپنا کام نکلوا لینے کے بعد متعلقہ فرد کو مزید لفٹ کرانے پر ان کی طبیعت کبھی مائل نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت بھی لاپرواہی سے بولی، رہنے دو، برا مانتی ہیں تو ماننا کریں، ہر وقت تو ان کو ساتھ لادے لادے نہیں پھرا جا سکتا نا، لڑکی والوں سے 10 باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں، سب کچھ تو ان کے سامنے نہیں کہا جا سکتا۔ مہرین نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا مگر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، رشتے کرانے کی جو فیس ہے وہ ان کو دے دوں گی، بات ختم۔ ویسے بھی لڑکوں کے رشتے طے کرانے کون سے مشکل ہیں، فیس تو بھاری وہ لڑکی والوں سے وصول کریں گی، آخر اتنا اچھا لڑکا، اتنا اچھا خاندان انہیں جو ملے گا۔ ان کا اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہونے لگا تھا، جو بھی کہتی کم تھا۔ نینا کے گھر والوں کا سٹیٹس خود منہ سے بولتا تھا، اس شاندار گھر میں داخل ہونے تک خود کو بہت سارے کمپلیکسز سے وقتی طور پر ہی صحیح آزاد کر چکی تھی۔ ہر بات ان کی مرضی کے عین مطابق تھی، اجلا اجلا نکھرا نکھرا ماحول، گھر والوں کے چہروں پر پھیلی ہوئی طمانینت اور بے فکری، لوازمات سے بھری ہوئی ٹیبل، اور سب سے بڑھ کر خود اپنے لیے ایک بے حد VIP ٹریٹمنٹ جو انہیں یہاں حاصل ہو رہی تھی۔ وہ خود اسی کو ماحول کا حصہ سمجھ کر بے حد مسرور اور پر اعتماد ہو رہی تھی۔ نینا عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی مگر اپنے بیک گراؤنڈ کی بدولت بے حد اچھی لک دے رہی تھی۔ بیگم اختر کو اس پر بے ساختہ پیار آ رہا تھا۔ اتنے دنوں کی کوفت، ٹینشن، تھکن کا اب نشان تک نہیں تھا۔ کسی بھی قسم کی پریشانی اور وسوسوں کا اس گھر میں داخلہ ممنوع تھا۔ بیگم اختر کو اس بات کا یقین ہو رہا تھا، اور اس بے حد خوشگوار ماحول میں جہاں آسائشات کا شمار ضروریات میں ہوتا ہو، بیٹھ کر زندگی بہت چاہے جانے والی شے محسوس ہو رہی تھی۔ مگر جانے کیوں چپکے سے ذہن کے کسی گوشے سے پاری آنٹی کا چہرہ جھانکنے لگا۔ ان کی طنزیہ مسکراہٹ اور کھوجتی نگاہوں کو نظر انداز کرنا بیگم اختر کے لیے کبھی بھی آسان ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ان کا خیال ان کی موجودگی سے کمزور ثابت نہیں ہوا تھا، اور ذرا دیر میں بے چین ہونے لگیں۔ میزبانوں کے بھرپور اصرار پر بھی برائے نام ہی کچھ کھا پائیں، حالانکہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کو چھپانے کی کوشش انہوں نے بدستور جاری رکھی، مگر پھر بھی دل کمبخت اپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر ہی اوپر نیچے گھوم رہا تھا۔ چشمے تصور میں انہوں نے بار بار پاری آنٹی کو زرینہ آپا کے دروازے پر کھڑا پایا۔ وہم کو حقیقت کے روپ میں ڈھلنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ پاری آنٹی نے سارا سامان میاں کے سپرد کر کے نیچے سے ہی زرینہ آپا کے گھر کا رخ کیا تھا۔ ناراضگی بھی اپنوں سے ہی ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ برسوں کی پرانی محبتیں ختم ہی ہو گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھ سے تو اب رہا نہیں گیا، صبح اٹھتے ہی سوچ لیا تھا کہ آج ضرور زرینہ آپا کے پاس جاؤں گی۔ جو بھی ناراضگی ہے میری طرف سے تو ختم ہی سمجھیے۔ ہاں اگر آپ کے دل میں… ارے نہیں، کیسی باتیں کرتی ہو، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم سے کوئی ناراضگی بھی ہے، تم نے خواہ اپنا دل برا کیا۔ زرینہ آپا نے تجاہل کی انتہا کی۔ دراصل پاری آنٹی کا لفٹ کی خرابی کے باوجود چوتھے فلور تک ملنے کے لیے چلے آنا ان کے دل کو بے حد بھایا تھا، ورنہ دونوں کی پچھلی ملاقات جس قسم کی فیلنگز پر ختم ہوئی تھی وہ تو بس چند جملوں میں مزید خیر سگالی کا اظہار کرنے کے بعد اپنے اصل مطلب پر آ گئیں۔ ذکی کے لیے تو بہت اچھا رشتہ بتایا آپ نے، میرے بلال کی کوئی پرواہ نہیں کی، بڑا اپنائیت بھرا شکوہ تھا۔ زرینہ آپا اپنی کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئیں۔ بلال کے لیے کوئی کمی ہے لڑکیوں کی؟ تم کہو تو آج ہی لے چلتی ہوں 2-4 گھروں میں۔ پاری آنٹی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ان کا اندازہ درست نکلا تھا، بقیہ معلومات حاصل کرنے میں صرف چند منٹ لگے۔ نینا کا تعلق ایک اچھے کاروباری گھرانے سے تھا، 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور IBA سے فارغ التحصیل تھی۔
इतनी सारी खूबियाँ सुनकर पारी आंटी का दिल बैठने लगा। दरअसल उनकी और बेगम अख्तर की टर्म्स और कंडीशन में गज़ब की यकसानियत थी। एक ही मालियत के घर, एक सा रख रखाव और अपने अकलौते बेटों की यकसां काबिलियत के साथ दोनों के लिए बहू की तलाश एक चैलेंज बनी हुई थी। दोनों को जिन खूबियों की तलाश थी इनमें ज़रा भी फ़र्क नहीं था, और यही एक बात दोनों के दरमियान एक बड़े तनाज़े की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी। हर वक्त का आना जाना है, मगर ज़रा भी हवा नहीं लगने दी बेगम अख्तर ने। हम ही हैं जो हमारे मोहब्बत के एक एक बात जाकर इन्हें सुनाते हैं। वो एकदम ही बहुत भोली सी बन गई। क्या करें, आजकल ज़माना यही है। लोगों की आंख में मुरव्वत नाम की कोई शय बाकी नहीं रही। अपना काम निकाला, तुम कौन और मैं कौन। ज़रीना आपा ने उनकी हमनवाई में देर नहीं की। दरअसल ये सुनकर कि आज इन्हें पूछे बगैर लड़की वालों के घर जाया गया है, वो अपनी सख्त इंसल्ट फील कर रही थी। कायदे की रो से तो रिश्ता लाने तय होने तक हर प्रोग्राम में उनकी शमूलियत लाजिम थी। इसके बाद अपनी फ़ीस लेकर वो अलहदा हो जाती थी। ये तरीका उनका अपना वज़े करदा था। तुम कहो तो मैं अभी लड़की वालों के घर फ़ोन करके टाइम ले लेती हूँ। 2-3 बहुत अच्छी लड़कियाँ हैं मेरी नज़र में, बिलाल के साथ बहुत अच्छा मैच रहेगा। उनकी प्रोफेशनल सेंस बहाल होनी शुरू हुई, मगर पारी आंटी को फ़िल वक्त किसी और में ज़रा भी दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही थी। इन्हें यकीन था कि ज़रीना आपा के पास मौजूद रिश्तों में बेगम अख्तर ने सबसे बेहतरीन पीस ही चुना होगा। फिर किसी वक्त सही, कहकर वो वहाँ से बड़े बुझे दिल से रुखसत हुई। अलबत्ता ये ताकीद ज़रूर की कि अगर किसी वजह से ज़की की वहाँ बात ना बन पाए, या वैसे ही अगर ज़रीना आपा लड़की वालों के कान में ये बात डाल दें कि एक और बेहतरीन रिश्ता दस्तयाब है, तो फिर तो वो इन्हें खुश कर देंगी। इस खुश कर देने वाली इस्तलाह पर अब ज़रीना आपा ज़्यादा कान नहीं धरती थी। कई बार पहले भी वो इस चक्कर में अपना नुकसान करा बैठी थी। इस मरतबा तो बेगम अख्तर से तगड़ी फ़ीस हासिल करने के इम्कान पूरी तरह रोशन थे। थके थके कदमों से वो अपने ब्लॉक की तरफ आई थी। लॉबी में दाखिल होती उनकी पेशानी पर शिकने पड़ गईं। सामने ही सबा खड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ बिलाल भी था। दोनों जाने कब से वहाँ बातों में मसरूफ़ थे। इस थोड़े से वक्त को शेयर करने की खुशी दोनों के चेहरों पर फैली हुई थी। तुम्हें मैंने सुबह प्लम्बर को लाने के लिए कहा था। किचन के दोनों नल टपक रहे हैं, मगर याद कहाँ रहा होगा। सबा के सलाम को यकसर नज़रअंदाज करके वो बिलाल पर बरस पड़ी। प्लम्बर तो बहुत देर पहले आकर जा भी चुका अम्मी। बिलाल के चेहरे पर खिफ़्फ़त फैली थी। सबा के सामने माँ के इस अंदाज़ पर वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। पारी आंटी को अपनी बात के बेतुकेपन का एहसास था। जितने घंटों से वो घर से बाहर थीं, इतने अरसे में कोई भी काम बआसानी हो सकता था, मगर क्या करती। बिलाल का सबा की तरफ झुकाव उनके लिए सख्त नाकाबिले बर्दाश्त था। सबा न जाने किस काम के लिए नीचे आई थी, तेज़ कदमों के साथ बाहर की तरफ चली गई। बिलाल ने इसे जाता देखा। उसकी निगाहों में रंज की हल्की सी लहर महसूस हो रही थी। सबा की इंसल्ट करके नामालूम आपको क्या खुशी मिलती है। वो गरीब तो अभी अभी नीचे आई थी। बिलाल के लहजे में तलखी थी। पारी आंटी को इसका सबा का यूं साइड लेना अच्छा नहीं लगा। गलती का हल्का एहसास जो दिल में जाग रहा था, इसने दोबारा आंखें मूंद ली। आसपास से लोग गुजर रहे थे, इसलिए कोई मुनासिब सा जवाब देने का इरादा मुलतवी करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। बिलाल भी पीछे ही था। लिफ्ट में 2 ख़वातीन और थीं। इसने माँ बेटे के दरमियान खामोशी का दौरानिया कुछ और ही तवील रहा। घर में दाखिल होने के बाद उनका सारा ज़ब्त अलबत्ता रुखसत हुआ। बिलाल को बेभाव की पड़ी। पारी आंटी ने साफ साफ कह दिया कि वो जो कुछ चाह रहा है ना, वो कभी मुमकिन नहीं हो सकेगा। गज़ब खुदा का, लोग कहाँ से कहाँ पहुँचने की प्लानिंग कर रहे हैं, और मैं ऐसी फटीचर सी लड़की को अपने घर उठा लाऊं। सारे ज़माने को ख़ुद पर हंसवाने के लिए उनका लहजा अटल था। आज से पहले मौजू घर में इतने वाज़े अंदाज में नहीं उठा था। बिलाल भी जो पहले सिर्फ अपने रवैये से अपनी मर्ज़ी का इजहार करता था, आज खोल कर अपनी मर्ज़ी का इजहार कर गया। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है। सबा से शादी का फ़ैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। उसका इतना कहना ही पारी आंटी के तन बदन में आग लगा गया। अव्वल तो वो अपने घर में ख़ुद अपने अलावा किसी दूसरे को सोचने समझने के काबिल ही नहीं समझती थी। दूसरे बेगम अख्तर के साथ जो महाज आराई अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी, इसमें पसपाई की सबसे ख़राब सूरत यही थी कि वो इन्हीं की यतीम यसीर भतीजी अपने घर उठा लाएं। बिलाल अपनी बात कहकर नीचे जा चुका था। शुजात अंकल भी घर पर मौजूद नहीं थे। पारी आंटी को दिल की भड़ास निकालने के लिए 2 बेज़रर सामे दस्तयाब थे। बिलाल से छोटी इनकी दोनों बेटियां फ़रा और फौजिया, दोनों को उन्होंने शुरू से बहुत कंट्रोल में रखा हुआ था। सो दोनों ही खामोशी से उनका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार करती रही। उनका वोट बिलाल के हक़ में था। सबा से उनका पुराना साथ था। उनकी खूबियों के वो लोग दिल से मोतरफ़ थे।
रेशमी कपड़ों का खासा बड़ा ढेर बेड पर मौजूद था। कारपेट पर रखे बड़े सारे अटैची केस में भी न जाने क्या कुछ था। महरीन और बेगम अख्तर दोनों ही सर जोड़े बेहद मसरूफियत में घिरी हुई थी। कितने सूट बढ़ाएंगी आखिर, आप तो सारे अच्छे कपड़े नैना को ही दे रही हैं। बेगम अख्तर ने मोहब्बत से बेटी की तरफ देखा और बोली, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। उसके घर वालों पर इम्प्रेशन जमना बहुत ज़रूरी है। इतना बहुत सा जहेज़ लेकर आ रही है तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सोच लीजिए, इसी चक्कर में हम बिल्कुल खाली होते जा रहे हैं। जेवर भी आपने सारा नैना के लिए। खुदा ना करे जो हम खाली हों। बेगम अख्तर को बेटी की किसी बात से वहम आया तो बीच में से इसकी बात को काटा। देखना तो सही, इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर तुम्हें दिलवाऊंगी भाई भावच से। उन्होंने आगे के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा था। ये अगला चैप्टर क्योंकि महरीन के मुतालिक था, इसलिए बहुत दिलचस्पी से सुने गई। टेलर के पास ले जाने के लिए अलग किए जाने वाले कपड़े यूं ही बीच में ही रह गए। शुक्र है इतने अरसे की मेहनत ठिकाने लगी। आगे का रास्ता तो खुद ब खुद साफ़ ही होगा। एक बार घर का स्टैंडर्ड हाई हो जाए फिर कोई मसला बाकी नहीं रहने वाला। इस बेहद खुशगवार माहौल में मुस्तकबिल के सारे इम्कानात रोशन नज़र आ रहे थे। महरीन का मूड एकदम ही बेहद अच्छा हो गया। सबा दोपहर के खाने के मुतालिक कुछ पूछने अंदर आई तो ये मीना बाजार सजा देकर रुक सी गई। अम्मी, सबा के भी तो कपड़े बनने हैं ना। महरीन ने इसका हाथ थाम कर इसे करीब ही बिठा लिया। ऐसा करो, इनमें से कोई सूट तुम भी अपने लिए पसंद कर लो। इसकी ये सखावत वालदा मोहतरमा को ज़रा भी ना भाई। अहमक कहीं की। उन्होंने दिल ही दिल में इसे अलकाब से नवाजा। एक से एक कीमती सूट था। सबा न जाने किस पर हाथ रख देती। वो इसे वहाँ से टालने का कोई बहाना सोच ही रही थी कि वो खुद ही खड़ी हो गई। अच्छे खासे कपड़े हैं मेरे पास, इन्हीं में से कोई पहन लूँगी ज़की भाई की शादी में। देखा किस कदर समझदार है मेरी बेटी, तुम्हारी तरह नहीं जो एक की जगह 100 खर्च करने पर तुली रहती हो। शुरू से ही बहुत साबिर और कहना मानने वाली है। सबा के लबों पर लम्हा भर के लिए एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ऐसी मसलियत की बारी तारीफ़ों को सुनते हुए वो छोटी से बड़ी बन जाती थी और अब इनके बैनुस्सतूर मानों को फ़ौरन ही समझ भी जाती थी। टेलीफोन की घंटी बजने लगी। फ़ौरन ही कमरे से बाहर निकल गई। ज़की के किसी दोस्त का फ़ोन था। इसे अटेंड करते हुए अपनी गीली होती हुई आँखों को इसने ज़ोर से मसला। दिल भी क्या ढीठ शय है, हज़ार महरूमियाँ झेल कर भी इसकी हसासियत में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। सबा ने किचन की तरफ जाते हुए सोचा। अंदर कमरे में बेगम अख्तर महरीन को सरजनिश कर रही थी। यूँ बात बेबात हमदर्दी जिताने मत बैठ जाया करो। तुम दोनों बहन भाइयों को ज़रा सी देर में जज्बाती हो जाने की बड़ी आदत है। महरीन ने उनकी बात काटना चाहिए मगर वो अपनी ही कहे गई। वो तो ये कहो कि ज़की का जहन दूसरी तरफ करने में कामयाबी हो गई मुझे, वरना तो उसकी सारी हमदर्दियाँ इसी के साथ होती जा रही थी। अब बताओ, नैना और सबा का मुकाबला किया जा सकता है? महरीन ने नफ़ी में सर हिलाया। बेगम अख्तर का बयान भी जारी था। सबा पर की गई नवाजिशात की तफसील बमै अपने जुज़ियात के इन्हें अजबर थी। हाँ, अगर कोई अजनबी इस वक्त उनकी तकरीर सुन लेता तो इसे कभी इस बात पर यकीन नहीं आता कि एहसानों का अंबार वो जिस हस्ती पर लाद रही हैं वो कोई गैर नहीं, इनकी अपनी इकलौती भतीजी है, उनके इकलौते मरहूम भाई की आखिरी निशानी। बरसों पहले जब अचानक एक रोड एक्सीडेंट में इनके भाई भावज इंतकाल कर गए थे, तभी से सबा खुद ब खुद उनकी सरपरस्ती में आ गई थी। ये नेकी कमाने का इन्हें कोई ख़ास शौक़ तो नहीं था, मगर हालात कुछ ऐसे बने कि इन्हें ज़िम्मेदारी अपने सर लेनी ही पड़ी और इस ज़बरदस्ती के सौदे में सबा के खाते में तसलसल के साथ खसारे का इंदराज होता चला गया। महरीन को टेलर के पास जाना था। इसके अलावा कई काम अधूरे पड़े थे। बेगम अख्तर महरीन के साथ बाजार जाने से बहुत घबराती थी। वो बहुत दिल जमी के साथ शॉपिंग करती। एक चीज़ के लिए 10 दुकानों में झांकना इसे ज़रा भी बोर नहीं करता था और बाज़ औक़ात इतनी तवालत के बाद भी इसका इत्मीनान नहीं हो पाता था। कई बार की कोफ्त और बेजारी उठा लेने के बाद उन्होंने दूसराहट के लिए सबा को इसके साथ भी नथी कर दिया। कितनी देर है आखिर? महरीन ने 5वीं बार किचन में झांका। आज तुम कुछ ज़्यादा स्लो नहीं हो रही हो सबा? अब तक तो 10 बार खाना पक चुका होता। इसका ये तनकीदी तबसरा सबा ने बड़े सब्र से सुना। दिल तो चाहा कि कहे कि बीबी अपने कमरे से किचन तक की परेड करने के बजाय तुम इन 4 डिशेस के मेन्यू को पकवाने में मेरी मदद ही कर देती तो यकीनन काम अब तक ख़त्म ही हो चुका होता। मगर सच कहना कहाँ इतना आसान है। और वो बेचारी भी बहुत रसान से इतना ही कह सकी कि बस 5 मिनट में आ रही हूँ। घंटा भर तो टेलर के साथ दिमाग सोजी में निकल जाएगा। मजाल है जो कोई बात आसानी से इसकी समझ में आ जाए और इस पर कभी अपनी गलती नहीं मान के देता। पार्किंग एरिया को क्रॉस करके गेट की तरफ जाते हुए महरीन मुसलसल बोले जा रही थी। ये बोलने की आदत यकीनन वालदा मोहतरमा की जानिब से मिली थी।
आधा दिन तुम्हारे कामों की नज़र हो गया। अगर सुबह ही सुबह तुमने अपना काम ख़त्म कर लिया होता तो मेरा कितना वक्त बच जाता। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक जुटे रहने के बाद इसी किस्म के रिमार्क सुनना अब कोई नई बात नहीं रही थी। सबा खामोशी से सर झुकाए इसके साथ चलती रही। गेट तक पहुंचते ही महरीन को कुछ और कपड़े याद आ गए जिन्हें वो तो ऊपर ही भूल आई थी। तुम यहीं रुको, अम्मी को मिलेंगे नहीं, मैं खुद ही जाकर लाती हूँ। महरीन इसका जवाब सुने बगैर तेज़ कदमों से वापस मुड़ गई। सबा ज़रा एक तरफ को होकर दरख्तों के पास खड़ी हो गई। एकदम वहाँ बिलाल आ गया। तुम्हें जाता देखकर मैं सोच ही रहा था कि किसी तरह तुमसे बात हो जाए, अभी आवाज़ देने वाला था मैं। वो यकीनन पहले से ही कंपाउंड में मौजूद था, मगर अपनी सर झुकाकर चलने की आदत के बदौलत वो आम तौर पर आफियत में रहती थी। दरअसल उस दिन की अम्मी के रवैये पर तुम्हें सॉरी कहना चाह रहा था, तुम कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। कितनी दफ़ा तुम्हारे घर भी आया मगर गायब, और इस महरीन को बर्दाश्त करना पड़ा। बिलाल, इसने तेज़ी से उसकी बात काटी, प्लीज़ यूँ मेरा रास्ता रोककर मत खड़े हो जाया करो। इस रोज़ भी तुम्हारी अम्मी न जाने क्या समझ बैठी थी। सबा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि कोई क्या समझता है, चाहे वो अम्मी हो या। बड़े मजबूत लहजे में आगे भी कुछ कहने जा रहा था मगर सबा सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मुझे परवाह है न सिर्फ तुम्हारी अम्मी की बल्कि हर एक की। तुम क्यों इन्हें मेरे मुतालिक उल्टा सीधा इंप्रेशन दे रहे हो। बिलाल ने महसूस किया बिल्कुल दो देने के करीब हो रही है। वो इसे बहुत अच्छी तरह समझता था, बचपन से ही ऐसी थी, बात बात पे आंसू बहाने वाली। अब कुछ साल से इसने अलबत्ता सबके सामने आंसू बहाने का शुगल तर्क कर दिया था। बिलाल की निगाहों को खुद पर महसूस करके वो गर्दन मोड़कर उसी तरफ देखने लगी जहाँ से महरीन को आना था। मेरी बात सुनो, खामखा की टेंशन मत लिया करो, समझी। मेरा जो फ़ैसला है वो अटल है और बहुत जल्द सबको मानना पड़ेगा। सबा के पास भी कैसा ही सही अपना फ़लसफ़ा हयात मौजूद था। पारी आंटी की सर्द महरीज से भुलाई नहीं भूली थी। तौहीन की इस एहसास में जिसने पिछले चंद दिनों से इसे बेकल किया हुआ था, इसी तौर कमी आ सकती है कि वो ज़िंदगी की सकलौती खुशी को दरवाजे से रुखसत कर दे। सो अपनी सारी हिम्मत को जमा करके इसने बिलाल जैसे खुश फहम को मायूस करने की ठानी। एक तरफा फ़ैसलों की कोई अहमियत नहीं होती बिलाल साहब, और ये पब्लिक प्लेसेस पर खड़े होकर इश्क भगाने को ना तो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और ना ही इसकी चाह रखती हूँ। मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। सामने से महरीन आ रही थी और अपनी बात का रद्देमल देखने की इसे ज़रूरत भी नहीं थी। वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ गई। सर्दी की नर्म धूप में महरीन के साथ टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी जब वो अपने तौर पर बहादुरी का एक आला मुजाहिरा कर चुकी थी, ये महसूस करके बेहद हैरान हुई कि आंसुओं की एक बारीक सी लकीर गालों तक आ पहुंची है। हद है तुम्हारी भी सबा बेगम, हथेली से गालों को रगड़ते हुए इसने खिफ़त से सोचा। बेगम अख्तर की सही मायनों में लॉटरी खुली थी। सारा घर नैना के जहेज़ के सामान से यूं अटाअट भरा था कि बिल्कुल अजनबी दिखाई देने लगा। फर्नीचर, कारपेट, क्रॉकरी के कार्टन, डीप फ्रीज़र, टीवी, वॉशिंग मशीन के अलावा छोटी मोटी मशीनरी की बहुतात थी। वैक्यूम क्लीनर से लेकर टोस्टर तक मुकम्मल रेंज दस्तियाब थी, और इन सारी चीज़ों ने इस 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट की यूं काया पलटी कि घर वाले ख़ुद भी घर में कदम रखते तो पल भर के लिए यूं बौखलाते जैसे किसी दूसरे के घर में कदम रख दिया हो। जहेज़ में आने वाला खूबसूरत सोफ़ा सेट वलीमा के तीसरे दिन ही लाउंज में लगवा लिया गया था। घर की शान दुबाला करने के लिए ये अच्छा नुस्खा हुआ कि आने वाले की निगाह सबसे पहले यहीं पड़ती और वो मारे मरबूबियत के बाकी सारा वक्त बेगम अख्तर की कसीदा खानी में मसरूफ़ रहता। और बेगम अख्तर माशाल्लाह माशाल्लाह की गर्दान के साथ सर हिलाते हुए एक शान बेनियाजी के साथ सुना करती। आजकल तो आने जाने वालों का सिलसिला बढ़ा हुआ था। कुछ लोग वाकई मिलने आए थे मगर उनकी तादाद कम थी। ज़्यादातर के लिए बेगम अख्तर की बहू का जहेज़ खासे की चीज़ बना हुआ था जिसे एक विज़िट में देखना नामुमकिन था। रोज़ाना कोई नया बैग या कार्टन खुल रहा था जिसमें कोई ना कोई चीज़ निकल कर घर के किसी कोने में सज जाती। पारी आंटी का भी सुबह से तीसरा चक्कर था। यह आज दोपहर कैसी खटर पटर हो रही थी। मज़दूर चढ़ उतर रहे थे क्या, बेहद अनजान बनकर उन्होंने सवाल किया था। हालांकि की हॉल से लगकर बनफ़से नफीस मुआयना कर चुकी थी। वो आंटी, नैना के घर से टेरेस के लिए फ़र्नीचर का सेट आया है, आए देखिए ना कितने कमाल की चीज़ है। महरीन ने पुरजोश होकर इन्हें दावत दे डाली। वो तो खुदा से चाह रही थी कि बुलावा मिले और वो अंदर पहुँचें। ज़रा से सुराख से देखने में भला क्या मज़ा आता है। राट आयरन का ब्लैक पॉलिश शुदा फर्नीचर टेरेस पर जगमगा रहा था। 2 बिल्कुल जदीद अंदाज की कुर्सियाँ, एक हुक में लगा हुआ झूला, गमलों के स्टैंड और कॉफ़ी टेबल पारी आंटी नैना के घर वालों के ज़ौक़ की दिल से कायल हो गई।
बड़े दिल वाले लोग हैं भाई ज़की की ससुराल वाले, बेटियों को देने में 10 कदम आगे हैं। उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। बेगम अख्तर को इस तारीफ़ के पीछे छुपे हसद का अच्छी तरह पता था, मगर जवाबन मोहब्बत जिताना भी ज़रूरी था। बस जी, अल्लाह की मेहरबानी है, इसने बरसों का ख्वाब पूरा किया। मेरी मानो तो तुम भी अब बिलाल की शादी कर डालो। कोई लड़की देखी? हाँ हाँ, सोच तो रही हूँ कि ये काम अब कर ही डालूँ। पारी आंटी गर्दोपेश में महवे रक्स थी। इस अचानक सवाल पर थोड़ी गड़बड़ाई। बिलाल के रिश्ते के सिलसिले में उनकी भाग दौड़ से आसपास की सारी ब्लॉक वालियाँ वाकिफ़ थी, मगर उन्होंने कभी इस बात को कबूल करके नहीं दिया था। इनके ख्याल में वो ये मार्का इंतहाई राजदारी के साथ सर अंजाम दे सकती थी। ज़की की शादी के बाद से तो उनका ये अज़्म मज़ीद पुख्ता होता जा रहा था। नैना नज़र नहीं आ रही, अपने कमरे में होगी। उन्होंने बात का रुख मोड़ते हुए कयास आरई की। मैं तो जब भी आती हूँ कभी बाहर नहीं मिलती। अभी अभी तो गई है, वरना यहीं तो बैठी थी मेरे पास। उन्होंने फ़ौरन ही अपनी बहू का दिफा किया। इसकी छोटी छोटी बातों से चश्म पोशी करने का इनका पक्का इरादा था। इसका दर शान बढ़ाने वाली बहू को कुछ ना कुछ रियायत तो मिलनी चाहिए थी आखिर। ख्याल रखिएगा, आजकल लड़कियां शुरू से ही ससुराल को एक फासले पर रखने की पॉलिसी अपना लेती हैं। खिदमत गुजारी और ससुराल वालों का दिल जीतने का फार्मूला तो कब का पिट चुका है। अब तो सिर्फ मियाँ को मुट्ठी में करने के जतन किए जाते हैं। पारी आंटी का तज्जिया हौला देने वाला था, मगर सच था। बेगम अख्तर का इत्मीनान भी मुतज़लज़ल होने लगा, मगर पारी आंटी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। सो एक फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाने में कामयाब हो ही गई। ज़माने में कुछ भी होता हो, मुझे तो शुक्र है कि बहुत ही अच्छी बहू मिली है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ज़की जैसा फर्माबरदार बेटा कोई कोई होता होगा। उनका यह आखिरी जुमला पारी आंटी के दिल को लगा। ज़की का उन्होंने जब भी बिलाल से मुकाबला करना चाहा, ज़की का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा। वो जिस कदर बेगम अख्तर के कहे में था, इस पर इन्हें हमेशा रश्क आता। जबकि बिलाल पिछले हफ्ते भर से जिस तरह मुंह बनाए घूम रहा था और बात बात पर काट खाने को दौड़ रहा था, वो सख्त नाकाबिले बर्दाश्त था। पारी आंटी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे किस तरह लाइन पर लाया जाए। जब तक बात नहीं खुली थी तब तक तो फिर भी खैर थी, अब तो वो सबा के अलावा किसी और का नाम सुनने से भी मुनकिर था। पारी आंटी को डिप्रेशन होने लगा। बेगम अख्तर का सजा भरा घर, कामयाबी दर कामयाबी, और वो किस कदर झमेलों में जान फंसाए हुए हैं, इन्हें खुद पर तरस आने लगा। ज़रूरी काम का बहाना करके वो उठ गई। किचन के पास से गुजरते हुए इन्हें सबा की झलक नजर आई तो खुद ब खुद उनके चेहरे के तासुर बिगड़ गए। सारे फसाद की जड़ वही तो थी। अम्मी, अम्मी। अध खुले दरवाजे से फरा आवाज़ें दे रही थी। जरीना आपा का फ़ोन आया हुआ था, वो होल्ड किए हुए थी। पारी आंटी बेताबी के साथ अपने दरवाजे में घुस गईं। जरीना आपा के साथ तवील गुफ्तगू ने टॉनिक का काम किया। जो सिलसिला उन्होंने आजकल दराज किया हुआ था, इसी के हवाले से अच्छी खबर थी। पिछले दिनों जो लड़की जरीना आपा ने दिखाई थी, पारी आंटी को पसंद आ गई, और लड़की से ज़्यादा इस घराने की बोदोबाश ने इन्हें मुतासिर किया। नैना की बेगम अख्तर के यहाँ आमद के बाद अब वो भी भला कम पर क्या समझौता करने का सोचती। सारे रस्मी तकल्लुफ़ात को बालाए ताक रखकर उन्होंने ज़रीना आपा के सामने अपनी डिमांड रख दी, जिस पर वो बेचारी बड़ी देर हैरान रही। कहने की क्या ज़रूरत है, वो लोग खुद ही सब कुछ देंगे, इतने साहिब हैसियत लोग हैं आखिर। पर वो कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हुई। अभी बात साफ कर लेना बेहतर है, ज़रीना आपा खामखा बाद में उलझनें पैदा होती हैं। मेरा तो एक ही बेटा है, कौन सा और 2-3 बहुएं लानी है मैंने। ज़रीना आपा ने उनके बेलचक अंदाज को देखा तो लड़की वालों से बात करने का वादा कर लिया। इस वक्त का फ़ोन यही खुशखबरी लिए आया था कि लड़की वाले उनकी हर फरमाइश को सर आँखों पर जगह देने के लिए तैयार हैं। गम की तरह खुशी भी अकेले नहीं सही जाती। अंकल शुजात और बिलाल दोनों घर पर नहीं थे, और होते भी तो भला इस खुशखबरी को सुनने के लायक कहाँ थे। ये सादत फ़रा और फौजिया के हिस्से में आई। फ़रा को वैसे भी वो लड़की देखने के लिए अपने साथ ले गई थी। 1 से 2 की राय ज़्यादा बेहतर होती है। उन्होंने वजह तस्मिया बयान की तो बेचारी सर हिलाकर रह गई थी। इसकी राय की कितनी कदर कीमत है वो ये बात अच्छी तरह जानती थी। अब ज़रा आंखें खुलेंगी। बहुत इतराई इतराई घूम रही है ज़की की शादी करके। पारी आंटी के अंदाज में एक नया जोश आ चुका था। कुछ देर पहले ख़ुद को जिस कदर बेचारी महसूस कर रही थी, इस कैफियत का अब नाम और निशान तक मिट चुका था। नैना भाभी के घर वालों ने तो खुद ही सब कुछ दिया, मगर इस तरह ख़ुद से कहना तो बहुत बुरा लगता है अम्मी। कोई बुरा नहीं लगता, और तुमसे किसने राय मांगी है जो मुझे अकल दे रही हो। फ़रा का कहना इन्हें बुरी तरह तपा गया। इसी वक्त फौजिया भी बोल पड़ी। बिलाल भाई कभी भी नहीं मानेंगे, उनसे पूछे बगैर आपको इतनी बात नहीं बढ़ानी चाहिए। लम्हे भर के लिए पारी आंटी हैरत ज़दा रह गई। फ़रा और फौजिया की दबी दबी सी मुखालफत गैर मुतवक्के थी।
ان دونوں نے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملانے کا فریضہ ہی انجام دیا تھا۔ بلال کے رویے نے انہیں ویسے ہی جذباتی کر رکھا تھا۔ اب یہ دوسرا محاذ کھلتا دکھائی دینے لگا تو انہوں نے دونوں کی اچھی طرح خبر لے ڈالی۔ بہت بولنا آ گیا تم لوگوں کو، یہ سب مہرین کی صحبت کا نتیجہ ہے۔ جس طرح وہ ہر معاملے میں دخل دینا خود پر فرض کیے رکھتی ہے، وہی انداز تم بھی اپناتی جا رہی ہو۔ لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی، سمجھی؟ اس گھر میں وہی کچھ ہونا ہے جو میں چاہوں گی۔ تم دونوں ہو یا بلال، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ غصہ میں وہ زیادہ ہی پاگل ہونے لگتی تھی، اور اس وقت ذرا سب اختلاف مزید شامت کو آواز دینے کا سبب بنتا تھا۔ گھر میں پھیلی ٹینشن رات کو اس وقت عروج پر پہنچی جب انہوں نے بلال اور شجاعت انکل کو مشترکہ طور پر اپنا فیصلہ سنا دیا، اور یہ غیر یقینی سی صورتحال خود ان کے لیے بھی اب ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ جو کچھ کر رہی ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں بہت سی باتوں کا صحیح طور پر اندازہ ہو جائے گا۔ زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، لیکن میں اسے تمہارے لیے تھوڑا بہت سہل کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اپنی کارگزاری کی تفصیلات سنانے کے بعد بلال کو براہ راست مخاطب کیا۔ وہ اب تک سر جھکائے خاموشی سے بیٹھا رہا، اس لیے تاثرات کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔ ان کی بات ختم ہونے پر اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ سر اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلتی بے نیازی کو پاری آنٹی نے پل کے ایک چھوٹے سے حصے میں بھانپا اور اپنا بایاں ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر بولی، 1 منٹ بلال، صرف 1 منٹ۔ کچھ کہنے سے پہلے میری ایک بات اور سن دو۔ اگر اب بھی تمہیں میرے فیصلے سے اختلاف ہے اور تم اپنی ہی بات پر مصر ہو تو جو مرضی آئے کرو۔ اس کے بعد تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ تمہارے پاپا تمہاری بہنیں چاہیں تو تمہاری خوشی میں شریک ہوں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن میرا اس سارے سلسلے میں نہ کوئی رول ہوگا اور نہ دخل، اور تمہیں اس سے کوئی فرق پڑے گا بھی نہیں۔ جن کی مائیں نہیں ہوتی آخر ان کے بھی سب کام ہوتے ہی ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، نہ کوئی بحث نہ تکرار۔ بلال بنا کوئی لفظ کہے اپنی جگہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ ماحول حد درجے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے انکل شجاعت کی طرف دیکھا تو وہ اسی کی طرف متوجہ تھے۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے انہوں نے تسلی آمیز انداز میں دھیرے سے سر ہلایا۔ اس وقت شاید اس سے زیادہ کچھ اور وہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ پاری آنٹی نے اس بار واقعی دل میں کچھ ٹھان لی تھی، اور اس بار لائن آف ایکشن بالکل مختلف تھی۔ پاری آنٹی اب بالکل چپ ہو گئی تھی۔ بلال کے ساتھ ساتھ انہوں نے گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ بھی اپنا رویہ سرد کر لیا۔ بلال کو تو خیر وہ مخاطب کرنا ہی چھوڑ چکی تھی۔ فرخ، فوزیہ، انکل شجاعت بھی ان کی ناراضگی کی زد میں تھے۔ دن بھر میں ایک آدھ جملے سے زیادہ کا التفات انہیں عطا نہیں ہو رہا تھا۔ کھانے کی ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھنا انہوں نے یکسر ترک کر دیا۔ فرح اور فوزیہ میں سے جو بھی ٹرے لگا کر ان کے بیڈ روم میں پہنچی، اسے ناکام ہی واپس آنا پڑا۔ جس وقت بھوک محسوس ہوتی کچن میں جا کر خود ہی کچھ اپنے لیے بنا کر کھا لیتی۔ فاصلے نہایت کم تھے۔ تبدیلی کی اس لہر کو پڑوس میں بھی محسوس کر لیا گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا یار، اس قدر بجھی بجھی سے لگ رہی ہو، باہر نکلنا بھی بالکل چھوڑ دیا۔ بیگم اختر کی تشویش بجا تھی۔ اصل مسئلے کو گول کر کے پاری آنٹی نے خرابی صحت کی ہی آڑ لی تھی، اور بلڈ پریشر کی زیادتی انہیں کبھی کبھار ہو ہی جاتی تھی۔ معلوم نہیں وہ مطمئن ہوئیں یا نہیں، البتہ دروازے پر کھڑے کھڑے خوشخبری اور سنا گئیں۔ ان کی توقع کے عین مطابق مہرین کے لیے ایک نہایت اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ نینائی کی طرف کے کوئی لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے۔ مزید یہ کہ لڑکا خود بھی کسی غیر ملکی بینک کی برانچ میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ ان 2 بنیادی خوبیوں کے بعد باقی ساری باتیں ثانوی تھیں۔ بیگم اختر کھلی جا رہی تھی۔ اپنی ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کی عادت کے باعث وہ اس معاملے کو جلد از جلد نمٹانے کی فکر میں تھی۔ بس 2-4 دن میں ہاں کہلوا دوں گی، ان معاملوں میں زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ 10 لوگ بیچ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے ان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی چلی آئی، جس کا مفہوم پاری آنٹی بخوبی سمجھتی تھیں۔ ذکی کی شادی نے بیگم اختر کو بے حد پر اعتماد کر دیا تھا۔ پہلے کی طرح گھبرانے یا بات چھپانے کی وہ ذرا بھی کوشش نہیں کرتی تھیں، بلکہ اب تو انہیں بجلیاں گرانے میں مزہ آنے لگا تھا۔ پاری آنٹی ایک ٹھنڈی سانس لے کر اندر چلی آئیں۔ آنے والی ہر خوشی دوسری بہت سی خوشیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ بیگم اختر کے گھرانے کو دیکھ کر اس بات پر پوری طرح یقین آنے لگا تھا۔ زندگی کے سارے خوبصورت رنگ وہاں آہستہ آہستہ پھیلتے جا رہے تھے۔ جس دن صبا مہرین کی بات طے ہو جانے کی مٹھائی لے کر ان کے گھر آئی تو اہل خانہ لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ محض اتفاقاً پاری آنٹی بھی وہیں بیٹھی تھیں، بظاہر اخبار پڑھنے میں مصروف تھیں۔ دروازہ بلال نے کھولا۔ کئی دن بعد صبا سے یوں براہ راست سامنا ہوا تھا۔ پچھلے سارے دنوں کی کوفت اور ٹینشن کو پل بھر میں مٹاتے ہوئے ایک گہری اور سچی خوشی دل پر وارد ہوئی۔
कौन है भाई? अंकल शुजात ने अपनी जगह पे बैठे बैठे आवाज़ लगाई। आओ आओ सबा बेटी, अंदर आओ ना, वहाँ दरवाजे पर क्यों रुक गई? बिलाल के कंधे के अकब से झांकते हुए सबा के चेहरे को देखकर उन्होंने अपनी फितरी शगुफ्तगी के साथ कहा था। वो जो मिठाई की प्लेट बिलाल को थमाकर वापस होना चाह रही थी, तकल्लुफ़न अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ शुजात अंकल ही थे जिन्होंने बावाज़े बुलंद इसके सलाम का जवाब दिया था। फ़रा और फौजिया तो मुँह ही मुँह में कुछ बिदबिदा कर रह गईं। लाओ देखें क्या लाई हो। उन्होंने बेतकल्लुफ़ी से उसके हाथ से प्लेट ली और एक गुलाब जामुन अपने मुंह में रख ली। वाह, मज़ा आ गया। जीती रहो, तुम्हारे पड़ोस में रहने से आजकल हम बड़े फ़ायदे में हैं। आए दिन मुफ्त की मिठाई खाने को मिलती रहती है। सबा मुस्कुराने लगी। शुजात अंकल का शफ़क़त भरा रवैया हमेशा इसका दिल लुभाता था। वो उन लोगों में से थे जिनकी इज़्ज़त खुद ब खुद की जाती है। बिलाल एक सरखुशी के आलम में वापस अपनी जगह पर आकर बैठ चुका था। मैं चलती हूँ अंकल, मैं तो बस ये मिठाई। हाँ हाँ चली जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है। फ़रा, तुम ये प्लेट तो खाली करके ला दो सबा को। उन्होंने फ़रा को आर्डर किया। सबा को चंद मिनट रुकना पड़ा। वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाह रही थी। अपने बारे में फ़रा पारी आंटी की फीलिंग से अब वो बड़ी हद तक आगाह थी और इस सिलसिले में मज़ीद किसी इशू के लिए तैयार भी नहीं थी। गोद में धरे दोनों हाथों की हल्की सी लर्जिश को बिलाल ने भी नोट किया। पीले और सफ़ेद इम्तजाज के सूट में इसका चेहरा हमेशा की तरह धुला धुलाया और साफ़ था। इतने सादा और बेरिया चेहरे को कोई नापसंद कर सकता है? बेख्तियारी बिलाल के दिल में ख्याल आया। और सुनाओ क्या ख़बरें, तुम्हारी नई भाभी कैसी जा रही हैं? शुजात अंकल ने मज़ाहिया अंदाज में राजदारी अख्तियार की। भाई ज़रा अच्छी पड़ोसनों की तरह बुराई बुराई ही खेल लें। उनके अंदाज में कुछ ऐसा था कि सबा एकदम ही ज़ोर से हंस पड़ी। पिछले कई दिनों से इस घर में कोई खुलकर नहीं हंसा था। पारी आंटी ने अखबार की ओट से ज़रा इस तरफ की नज़र करके देखा। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अंकल शुजात मज़ीद कुछ कहने जा रहे थे और बिलाल इसकी निगाहों की चोरी फ़ौरन ही उनकी पकड़ में आ गई। इसके चेहरे पर फैली बेपाया मुसर्रत उनके लिए कतई नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी। वो सब एक साथ बैठे एक मुकम्मल फैमिली का लुक दे रहे थे और वो ख़ुद बिल्कुल ही आउट ऑफ सीन थी। किसी को शायद अब उनकी ज़रूरत ही नहीं रही थी। यह ख़याल ख़ासा दिल दुखाने वाला था। गुज़रे दिनों में ख़ुद से किए गए सारे वादे और अहद भुलाकर एकदम पहले वाली पारी आंटी बन गई। एक ज़ोरदार कहकहा इस गोशा से उभरा। इस बार सभी शामिल थे और नुमायाँ तरीन आवाज़ बिलाल की थी। उनके बर्दाश्त की हद बस यहीं तक थी। क्या शोर मचा रखा है? कुछ तमीज़ है या नहीं? कितने घरों तक ये तूफ़ान बदतमीज़ी जा रहा होगा? और तुम सबा? उन्होंने दाएं हाथ की अंगश्ते शहादत से इशारा करते हुए से मुखातिब किया तो दिल ही दिल में कांप उठी। खामोशी का छोटा सा पल बेहद सन्नाटा लिए हुए था। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि इस तरह गैर मर्दों में बैठकर हंसी ठट्ठे करना किस कदर नामुनासिब बात है? और अगर यही करना है तो बहुत से फ्लैट हैं इस बिल्डिंग में। उनके लहजे में इस कदर ठंडक थी कि सबा ने अपनी रगों में बर्फ़ सी जमती महसूस की। पारी आंटी मज़ीद भी कुछ कही जा रही थी मगर आंखों में तेज़ी के साथ आते पानी ने उनका चेहरा धुंधला दिया था। मज़ीद एक मिनट भी यहाँ रुकने से इसके हवास यकीनन साथ छोड़ बैठते। सो अपनी बची खुची हिम्मत को मुज्तमा करके अपने दिफा में एक लफ्ज़ कहे बगैर वो दरवाजे से बाहर निकल गई। पीछे से अंकल शुजात की आवाज़ उभरी। वो बेहद गुस्से में पारी आंटी के ऊपर बरसना शुरू हुए थे मगर सबा को उनके या बिलाल के रद्द अमल के बारे में जानने की शायद ज़रूरत ही नहीं थी। हो गई तसल्ली तुम्हारी? इतने दिन का गुबार इसी यतीम बच्ची पर निकालना था? क्या बिगाड़ा था आखिर इसने तुम्हारा? शर्म करो पारी बेगम, शर्म करो। कुछ खौफ खुदा बाकी है या नहीं तुम्हारे अंदर? शुजात अंकल को इस आलम में शायद ही किसी ने कभी देखा होगा। पारी आंटी भी ज़रा गड़बड़ाई मगर बाजी को अपने हक़ में पलटने के लिए इन्हें यही लम्हे महसूस हो रहे थे। और शुजात अंकल को भला आज से पहले भी उन्होंने कब सर पर सवार किया था। सो लापरवाही से गर्दन झटकते हुए बोली, आप खामखा बात मत बढ़ाएं। मेरे घर में मेरी मर्ज़ी चलेगी। वो लड़की मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को वरगलाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बंद करो ये बकवास। ख़ुद दो बेटियों की माँ हो, इस तरह की इल्ज़ाम तराशी ज़ेब देती है तुम्हें? शुजात अंकल की आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी। क्या हीरे जड़े हैं इसमें या तुम्हारे बेटे में और ख़ुद तुम में? और ये घर क्या सबा जैसी नेक बच्ची के काबिल है? बहुत बाबरकत होते हैं वो जहाँ ऐसी लड़कियाँ बहू बनाकर लाई जाती हैं। हम जैसे बदनसीब भला इस काबिल कहाँ, जिन्हें खून के रिश्तों का भी पास और कदर भी कभी ना हुई। पारी आंटी के लिए अल्फाज की ये मार काफ़ी से ज़्यादा थी। हतक इज़्ज़त का ऐसा मरहला इन्हें पहले कभी दरपेश नहीं हुआ था। तड़प कर अपनी सफाई में उन्होंने कुछ कहना भी चाहा। शुजात अंकल की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। दिल में बरसों का गुबार जमा था।
تمہارے جیسی فطرت کی عورتیں بھلا گھر بسانے لائق ہوتی ہیں؟ میں صرف بچوں کی خاطر سمجھوتا کیے گیا اور تم نے میری شرافت کو بزدلی سمجھ لیا۔ تمہاری منمانیوں کے آگے کبھی کوئی بھی نہیں ٹکا، نہ میں نہ بچے۔ میری زندگی تو ضائع ہو چکی، تم ابھی نہ جانے کتنے وبال اپنے سر لوگی۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اسٹڈی کی طرف بڑھ کے دروازہ بند ہونے کے ساتھ ہی پاری آنٹی چونک پڑی۔ دل کی حالت بے حد عجیب ہو رہی تھی۔ حیرت زیادہ تھی یا رنج، اس کا فیصلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کی اب تک کی زندگی بہت مزے میں گزری تھی۔ ایک بلال کی ضد کے علاوہ انہیں کسی مسئلے نے اس درجہ پریشان نہیں رکھا تھا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی جو شجاعت صاحب اس طرح کٹہرے میں کھڑا کر کے بے رحمی کے ساتھ فرد جرم عائد کر گئے تھے؟ اپنے حساب سے تو وہ خود کو ایک کامیاب ترین عورت سمجھتی تھیں۔ شجاعت صاحب کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا ان کے بروقت فیصلوں نے، ورنہ وہیں پڑے ہوتے بہاول نگر کے چھوٹے سے گھر میں، جہاں سارے چچا تائیوں کی اولاد منزل بمنزل بنے کمروں میں ایک جیسی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان ساری فضول رشتہ داریوں سے پیچھا چھڑا کر یہاں تک آنے کی درمیان کی کہانی کافی طویل تھی، اور ان پر یہ انکشاف آج ہی ہوا تھا کہ اسی طویل کہانی کا ہر باب شجاعت صاحب کے دل پر رقم ہوا تھا، ورنہ اس قدر سخت لہجہ اور توہین آمیز الفاظ۔ امی، انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو فوزیہ پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ فرح اور بلال بھی اٹھ کر ان کے نزدیک آ چکے تھے۔ ان تینوں کی نگاہوں میں ماں کے لیے رنج تھا، ہمدردی تھی۔ یہی سب کچھ اگر انہوں نے میاں سے تنہائی میں سنا ہوتا تو بہت غنیمت ہوتا، کم از کم بچوں کے سامنے بھرم تو قائم رہ جاتا۔ ہٹو، اپنی خستہ حالی کو چھپانے کی آخری کوشش کے طور پر انہوں نے فوزیہ کا ہاتھ سامنے سے ہٹاتے ہوئے اٹھنا چاہا تو بلال ایک دم سامنے آ گیا۔ پلیز امی، پی لینا تھوڑا سا پانی۔ ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بڑے ملتجی سے انداز میں بولا۔ اس ذرا سے لمس نے اپنا جادو الگ ہی دکھایا۔ ضبط کے سارے بندھن آپ ہی آپ ٹوٹ گئے اور وہ بلال کے شانے پر سر رکھ کر بلک بلک کر رو دیں۔ کوئی تسلی ان کے لیے کارگر ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ ملال تھا، پچھتاوے، آنسوؤں کی وہ برسات کافی دیر بعد رکی۔ ان کا یہ روپ تینوں کے لیے نامانوس تو تھا ہی، پر حد درجہ تکلیف دہ بھی تھا، خاص طور پر بلال کے لیے جو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار 100% خود کو سمجھ رہا تھا۔ محض اس کی ضد یہ رنگ لائی تھی۔ اس رات وہ بہت بے سکون رہا۔ ادھوری خوشیاں پورے غموں سے بڑھ کر تکلیف دیتی ہیں۔ صبح اس کی زندگی میں ادھوری خوشی بن کر ہی آ سکتی تھی، سو اس سے کہیں بہتر تھا کہ اب وہ بقیہ عمر ادھوری زندگی جیتا اور پورا غم مناتا رہے۔ دل کو منانا ایک جاں گسل مرحلہ تھا، جیسے تیسے وہ اس سے بھی گزر گیا۔ پاری آنٹی کچن میں صبح سویرے جب اپنے لیے چائے کا کپ بنا رہی تھی، بلال نے مختصر ترین الفاظ میں انہیں صبح سے دستبرداری کی خوشخبری دے دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی دیر حیرت کے عالم میں رہیں۔ اپنی معمولی سی ضد سے بھی پیچھے ہٹنا بلال کے سرشت میں شامل نہیں رہا تھا، یہ تو اس کی پوری زندگی کا سوال تھا۔ اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی اور آنکھوں میں ٹھہری اداسی نے دل کو تھوڑا سا بے چین بھی کیا، مگر اب خواہ مخواہ کی جذباتیت دکھانے میں دانش مندی نہیں تھی۔ شام کی بے عزتی کا غم ایک دم ہی ہلکا پڑنے لگا۔ بلال، ان کا بیٹا، ان کے سب سے مضبوط سہارا ان کا تھا۔ وہ ذرا دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگیں تاکہ زرینہ آپا کو فون کیا جا سکے۔ صبا جاگ رہی ہو بیٹی؟ وہ بڑی دیر سے کروٹ لیے بلا مقصد سامنے کی دیوار کو تکے جا رہی تھی۔ بیگم اختر کی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ یہ لو ذرا سا سوپ پی لو۔ اس کا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر محبت بھرا یہ رویہ اسے بہت برسوں بعد نصیب ہوا تھا۔ امی اور ابا کے چلے جانے کے بعد اور بہت کچھ ساتھ یہ سب بھی خواب ہوا تھا۔ اتنی تکلف نہ کیا کریں، اب تو میں ٹھیک ہوں، دل چاہے گا تو خود بنا کر پی لوں گی، اس نے ان کے ہاتھ سے چھوٹی ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ صبا نے سرک کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ 10-12 دن میں اس کے بخار کا زور ٹوٹا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے کیا؟ اور میں نے بھلا کیا بھی کیا ہے؟ جس طرح تم نے مجھے سکھ آرام دیا، اس کی کوئی مثال تو شاید۔ بس کرے نا پھپھو۔ صبا کو حقیقتاً شرمندگی ہونے لگی۔ آج کل وہ بار بار اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی تھی۔ نہیں بیٹا، بہت غفلت میں رہی میں، سوچتی ہوں کہ نظر ملانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ وہ بھائی جو مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھا، اس کی نشانی کو میں نے۔ ان کی آواز ہی رند سے گئی۔ صبا کو سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر انہیں دلاسا دینا پڑا۔ ان کا ہاتھ تھام کر وہ انہیں یقین دلاتی رہی کہ وہ یہاں بہت سکون اور خوشی کے ساتھ رہی ہے، اور سچی بات تو یہ کہ اس حقیقت کو اس نے گزرے دنوں میں بارہا خود کو ایسے وقتوں میں باور کروایا تھا جب دل پر لگی چوٹ ناقابل برداشت ہونے لگتی تھی۔ یہاں خون کے رشتوں کے درمیان اس نے کم از کم ایک محفوظ ترین زندگی تو گزاری تھی، ورنہ
اس ورنہ کے آگے بہت سے امکانات نظر آتے ایک سے بڑھ کر ایک بھیانک، جن کے متعلق وہ پل بھر کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں؟ اس نے بس یوں ہی پوچھ لیا۔ گھر پر ہوں گی تو کچھ کریں گی، گھر پر رہ کر بھی سوائے دل جلانے کے انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کے جواب پر صبا نے بھلا کیا تبصرہ کرنا تھا، خاموشی سے سوپ پینے میں مصروف ہو گئی۔ اپنی مرضی کی مالک ہیں اور ماں باپ کے دیے ہوئے مال کا نشہ ہے، کسی کے کیا مجال جو کچھ کہہ سکے۔ صبا کو حیرت ہونے لگی۔ نینا کی معمولات شروع دن سے تھے اور بیگم اختر نے بڑی خوش دلی کے ساتھ انہیں قبول بھی کر لیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے ان کی طرف دیکھا۔ کسی ان کہے دکھ کی پرچھائیاں تھیں جو صاف دکھائی دے رہی تھیں، بات یقیناً کچھ اور ہی تھی۔ کیا ہو سکتی تھی؟ صبا نے ان کے جانے کے بعد بہت دل لگا کر سوچنا چاہا، اپنے ذہن کو بٹانے کے لیے بھی فی الوقت یہ اچھی مصروفیت تھی، پر یہ مشغلہ چند منٹ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکا۔ باہر سے اچانک ہی فرح کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے کوئی ان کے گھر سے آیا گیا نہیں تھا۔ فرح مہرین کو پوچھ رہی تھی، وہ سو رہی تھی۔ بیگم اختر اسے صبا کی بیماری کے بارے میں بتانے لگی۔ اتنی پریشانی میں یہ دن گزرے ہیں، صبا کا بخار ہی نہیں اتر کر دے رہا تھا۔ بچی ایک دم ہی سخت بیمار پڑ گئی۔ صبا کو اندر ان کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ پاری آنٹی کے نفرت بھرے سلوک نے اسے بری طرح سہما رکھا تھا۔ پاری آنٹی نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا تھا اور وہ جواباً اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہیں کہہ سکی تھی۔ بے بسی کا ایک سہما دینے والا احساس اس روز سے دل کے ساتھ ساتھ تھا۔ آنسو پھر ایک تواتر کے ساتھ تکیے پر گرنے لگے۔ میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسی ہرگز بھی نہیں ہوں۔ بیگم اختر دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے تھی۔ انہوں نے ایک دو آوازیں دیں، پھر اسے سوتا سمجھ کر واپس چلی گئیں۔ سپہر شام اور پھر رات میں ڈھل گئی، مگر یوں ہی لیٹی رہی۔ حالت ہی اتنی ردی ہو رہی تھی کہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر کر نہ سکی۔ ذکی اور نینا خلاف توقعات جلدی گھر آ گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ماحول پر چھائی خاموشی پر تھوڑا سا اثر ہوا۔ نینا تو شاید اپنے کمرے میں تھی۔ ذکی نے لاؤنج میں ٹی وی کھول لیا تھا۔ وقفے وقفے سے اس کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ بیگم اختر مسلسل اسے کچھ کہے جا رہی تھیں، جن کا وہ ٹالنے کے سے انداز میں جواب دے رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں لاؤنج سے آتی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ بیگم اختر کسی بات پر اصرار کر رہی تھی اور ذکی سختی سے انکاری تھا۔ تم بات کر کے تو دیکھو، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ کبھی نہیں مانے گی، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ تم کہو گے تو کیوں نہیں مانے گی؟ آخر بیوی ہے تمہاری۔ آپ کو سخت خوش فہمی ہے اس کے بارے میں شروع سے۔ صاف کیوں نہیں کہتے کہ بیوی کے آگے دب گئے ہو، بول نہیں سکتے اس کے آگے؟ بیگم اختر کے انداز میں تلخی آ چکی تھی۔ لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ ظاہر ہے یہ تو ہونا ہی تھا۔ ذکی بہت مشکل سے اپنا غصہ دبائے ہوئے تھا۔ مجھے جس مصیبت میں آپ نے ڈالا ہے، اسے صرف اسی صورت ہی جھیلا جا سکتا ہے۔ بیگم اختر کا مسئلہ کچھ اور ہی تھا، اس لیے ذکی کے شکوہ پر کان دھرنے کے بجائے اپنے پرانے موڈ میں ہی بولی۔ ٹھیک ہے، میں خود نینا سے بات کر لوں گی، دیکھتی ہوں کیسے نہیں مانے گی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ ذکی کے لبوں پر ابھری۔ ماں کے چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بہت ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، اب اگر آپ کو اپنی بے عزتی کروانے کا شوق ہو رہا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ اس کے لہجے میں آئی یہ اجنبیت بیگم اختر کے لیے بے حد نئی بات تھی۔ چند پل کے لیے تو بالکل خاموش ہو گئیں۔ ذکی بالکل لا تعلق سے انداز میں ریموٹ ہاتھ میں لیے چینل بدل رہا تھا۔ پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں آخر؟ انہوں نے بے بسی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس بار ہار مان لینے والی کیفیت نے بھی ذکی کے موڈ میں کوئی چینج پیدا نہیں کیا۔ اس کی نگاہیں مستقل ٹی وی پر تھیں۔ مہرین کا خیال کرو، 2 دن سے کس قدر ٹینشن میں ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بات، ساری پریشانیاں آپ کے اپنے ہاتھوں لائی ہوئی ہیں۔ اپنا بویا ہوا کاٹنا تو پڑتا ہی ہے نا۔ اگر میری خوشی کا پاس کر لیا ہوتا تو شاید۔ ذکی نے ایک جھٹکے سے ریموٹ دبا کر ٹی وی کو آف کیا اور اپنی بات کو ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیگم اختر نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سر جھکا لیا۔ کافی دیر تک اسی حالت میں بیٹھی رہیں۔ ذکی اندر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، بغیر کسی مداخلت کے دیر تک سوچے گئی۔ گھر میں پھیلا سناٹا کسی وقت نینا کی تیز آواز سے ٹوٹتا رہا۔ اس کی تنک مزاجی اور بد زبانی گھر والوں کے لیے معمول کی بات بنتی جا رہی تھی۔ انہوں نے خالی خالی نگاہوں سے اطراف کو دیکھا۔ ان کا اپارٹمنٹ ان کی تمناؤں کے عین مطابق تھا۔ ملنے جلنے والوں سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ان کا سر ابھی بھی فخر سے بلند ہو جاتا تھا۔ چند دن پہلے تک بہت مسرور اور مطمئن تھی۔ بڑی کامیابیوں کے آگے چھوٹے موٹے سمجھوتے انہوں نے ہمیشہ بہت خوش دلی کے ساتھ کیے تھے۔ اپنے طور پر تو ان کی پالیسی ہر طرح سے کامیاب جا رہی تھی۔ خیال ہی نہیں آیا کہ ان خوشیوں کا خراج وصول کرنے میں زندگی اتنی جلدی دکھائے گی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ فرح فوزیہ کی دوست کے بھائی کی شادی تھی۔
पिछले 2-3 दिनों की तकरीबात में दोनों बहुत पुरजोश अंदाज में शरीक हुई थी। वजह पारी आंटी का बेहद खुशगवार मूड था। उन्होंने बहुत खुशी खुशी दोनों को शादी की तैयारी करवाई थी। बिलाल की हामी भर लेने के बाद से उनका रवैया यकसर बदला हुआ था। अपने तीनों बच्चों पर आजकल वो बेदरेग मोहब्बत लुटा रही थी। आज जाने की तैयारियों में हलचल निस्बतन ज़्यादा थी, क्योंकि आज पारी आंटी खुद भी जा रही थी। लाने ले जाने की जिम्मेदारी बिलाल की थी। वो इन लोगों से ज़रा पहले नीचे उतरने के लिए बाहर निकला था। अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते बिला इरादा इसकी निगाह सामने खुले दरवाजे को पार करके सीधी लाउंज में बैठी सबा तक पहुंची। गोद में रखे मैगज़ीन पर नज़रें झुकाए इतनी अपनी अपनी सी लगी जितनी कि इसके दिल ने हमेशा चाहा था। बिलाल यकटक देखे चला गया। चंद लम्हे खामोशी से आगे को सरके। ये ज़की हमेशा दरवाज़ा खुला छोड़ जाता है, कैसी ठंडी हवा आ रही है। बेगम अख्तर एकदम ही दरवाजे पर नमूदार हुई। कैसे हो बिलाल? खुद पर बमुश्किल काबू पाते हुए इन्हें सलाम करते सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। दिल की हालत बेहद अजीब हो रही थी। कितने दिन से वो इसके मुतालिक सोचने से भी गुरेज़ां था, मगर वो सारी कोशिश बिल्कुल यूं ही सी साबित हुई। नीम रोशन पार्किंग लॉट में गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर गुमसुम सी कैफियत में बैठा रहा। कुछ दिन पहले ही इसने गाड़ी ली थी। ज़िंदगी में सब कुछ पहले ही की तरह तो था, बस इतना हुआ था कि दिल एक ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गया था। और बस अपने यख होते हाथों को एक दूसरे में पेवस्त करते हुए इसने सोचा, तो क्या वो ये ख्वाहिश इतनी ज़ोरावर थी कि इसके बाद ज़िंदगी गुजारे लायक चीज़ भी नहीं रहेगी। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसकी आंखें गीली हो रही हैं। यहाँ बैठकर इस बेहद ज़ाती गम को मनाना काफ़ी स्टूपिड सी बात थी, मगर हर बात अपने इख्तियार में कहाँ होती है। बिलाल ने सख्ती से आंखों को हाथों से रगड़ डाला। बहुत देर कर दी इन लड़कियों ने। देखो भाई, कब से इंतज़ार में बैठा है। पारी आंटी फ्रंट सीट पर इसके साथ बैठते हुए बोली। बोर तो नहीं हुए बेटा? बिलाल ने धीरे से नफ़ी में सर हिला दिया। पारी आंटी ने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर फैली शिकस्तगी उनकी निगाहों से छुपी नहीं रह सकी। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वो एकदम ही फ़िक्रमंद हो गई। बिलाल ने इन्हें मुतमईन करना भी चाहा, मगर उनके दिल में पैदा हुई खटक दूर नहीं हुई। बिलाल की बकिया रास्ते गहरी खामोशी भी उनके नज़दीक मायने ख़ेज़ थी। मैरिज गार्डन तक पहुंचते पहुंचते वो इसकी तरफ से पूरी तरह मशकूक हो चुकी थी। इसरार के बावजूद भी वो वहाँ नहीं रुका। आप लोग टाइम बता दें, मैं आकर ले जाऊँगा। पारी आंटी का अब ख़ुद भी यहाँ रुकने को दिल नहीं चाह रहा था, मगर अब यहाँ पहुँच वापस जाना ज़रा अच्छा ना लगता। बिलाल की तरफ से दिल में उलझन लिए वो मेहमानों में घुल मिल गई। फ़रा फौजिया के दोस्त के घर वाले मेहमान नवाज लोग थे। इनको भी पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा गया। मेहमानों के ग्रुप से मुतारफ़ करा के इन्हें जिस टेबल पर बिठाया गया, वहाँ एक चेहरे ने चंद मिनट बाद उनकी तवज्जो अपनी जानिब कर ली। सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली ख़ातून को उनके लिबास और ज्वेलरी ने काफ़ी कीमती बना रखा था। कहाँ देखा था, फौरी तौर पर याद आकर नहीं दिया। फ़रा और फौजिया अपनी दोस्तों के ग्रुप के साथ थीं, वरना यकीनन मदद कर देती। उन्होंने बेकरारी से पहलू बदला। पास बैठी इन खातून ने भी शायद उनका तजब्ज़ब भाँप कर उनकी जानिब देखा था। शनासाई की एक लहर उनकी आंखों में भी उभरी और इसी दम इन्हें याद आ गया कि महरीन की होने वाली सास थीं। महज एक बार सरसरी से मुलाकात कॉरिडोर में हुई थी, तब बेगम अख्तर ने उनका पारी आंटी से तारुफ कराया था। यह हुस्ने इत्तफाक उसका मूड बदलने में साजगार साबित हुआ। इब्तदाई रस्मी जुमलों के बाद उन्होंने पर्सनल होना शुरू किया। बहुत तारीफ़ सुनी है बेगम अख्तर से आप लोगों की। पहले से तो गालबन कोई रिश्तेदारी नहीं है आप लोगों की। डायरेक्ट तो नहीं, अलबत्ता नैना के हवाले से समझ लें, मेरे फुप्पीज़ाद भाई की बेटी है वो। तफ्तीश का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ा। कहाँ रहते हैं, घर में कितने अफराद हैं, बेटियों में से कितनी गैर शादीशुदा हैं, वगैरह वगैरह। वो खातून जवाब देते देते उकताने लगीं तो उन्होंने सवालों का रुख पारी आंटी की तरफ मोड़ दिया। मैं भी जल्द अपने बेटे की शादी करने वाली हूँ। पारी आंटी ने फ़ख्रिया लहजे में मालूमात पहुँचाने का काम शुरू किया। बिलाल के लिए देखी जाने वाली लड़की इसके घराने के मुतालिक जितने कलाबे मिला सकती थी मिलाई। वह खातून काफ़ी मुतासिर होने लगी। खुशकिस्मत हैं आप जो इतना अच्छा घराना मिल रहा है। पारी आंटी इस तारीफ़ पर खुश दिली से हंस कर बोली, आप भी बहुत अच्छी लड़की लेकर जा रही हैं। महरीन वाकई काबिल तारीफ़ है। उन्होंने खिलाफ़ आदत हक़ के हमसायगी अदा करने की कोशिश की। इस वक्त कुछ और ख़वातीन वहाँ आ गई। महरीन की सास की तवज्जो उन लोगों की तरफ हो गई। अब गुफ्तगू के मौजू बदल गए थे। पारी आंटी को मायूसी से हुई, अभी बहुत सी मालूमात हासिल करना बाकी थी। उन ख़वातीन ने काफ़ी वक्त लिया, फिर भी पारी आंटी ने मौका निकाल ही लिया। शादी का कब तक इरादा है? इस सवाल का जवाब आप महरीन की अम्मी से ही पूछिए, वो सही बता सकती हैं।
उनके चेहरे पर फैली तंजिया मुस्कुराहट पारी आंटी को चौंका गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझना समझाना क्या है, हम तो साफ साफ बात करते हैं। मेहरीन की सास ने मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ हिलाया। हमारी जितनी डिमांड्स, जितनी शर्तें हैं, पूरी कर दें तो हमें क्या देर है करने में। अच्छा, पारी आंटी मारे इश्तियाक के बिल्कुल ही उनकी तरफ झुक गई। आप लोग क्या कह रहे हैं? सीधी सी बात है, ज़माने के साथ चलना ही पड़ता है। हम कोई अनोखी बात तो कर नहीं रहे। जितना कुछ इन्हें बहू के जहेज़ में मिला है, कम से कम इतना इन्हें बेटी को भी देना ही चाहिए। और अब तो ये सब कुछ बिल्कुल आम है। लोग तो बेटियों को बहाने बहाने से न जाने क्या क्या दे डालते हैं। हमने तो सिर्फ चंद बातों की याद दहानी कराई है। इन चंद बातों की तफसील पारी आंटी को बहुत सुनी सुनी सी लगी, ऐसे जैसे अपना दोहराया हुआ सबक किसी और के मुंह से सुन रही हूँ। यही याद दहानी उन्होंने जरीना आपा को इसी रवानी के साथ करवाई थी। जाने कहाँ से दिल में शर्मिंदगी का एक हल्का सा एहसास उभरने लगा, जिनसे उन्होंने फ़ौरन ही बड़ी खूबी से दबाने की कोशिश की। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बेगम अख्तर की एक ही तो बेटी है, ज़ाहिर है जो भी दें कम है। आखिर ज़की की बरी भी तो किस कदर शानदार थी। बस रहने दें, जहर भरे अंदाज में हंसी। हम भी इसी झांसे में आकर उनके घर चले गए। ये नहीं मालूम था कि सारी शान और शौकत बस यहीं तक थी, बेटी के लिए कुछ नहीं है। नैना एक एक बात की खबर देती है। बड़ी बी बहू के आसरे पर थी कि वो 2-4 सेट और अपनी चेक बुक पकड़ा देगी तो ये अपनी यहाँ भी वाह वाह करवा लेंगी। पारी आंटी ने एक चोर निगाह आसपास डाली। टेबल पर बैठी तमाम ख़वातीन के लिए फिल वक्त इस किस्से को सुनने से ज़्यादा किसी और बात में दिलचस्पी बाकी नहीं रही। सभी दिलो जान से मुतवज्जा थीं। अब सुना है कि ज़की कर्ज़े के लिए हाथ पैर मार रहा है। इंतज़ाम हो जाता है तो ठीक, वरना लड़कियों की क्या कमी है। ये बातें तो पहले से सोचने की होती हैं। मेरी तो कोई बेटी है नहीं, वरना बेटे से पहले इसके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करती। पारी आंटी ने कुछ चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो अपनी धुन में बोले जा रही थी, मगर पारी आंटी के लिए इस आखिरी जुमले की बाज़गश्त अभी बाकी थी। बेटियों के होने का एहसास शुजात अंकल ने 10 बार इन्हें नसीहतन दिलाया, पर उनके नज़दीक हमेशा वो एक फ़िक्रा ठहरा कि महफ़िलों में बैठकर दूसरों के कमज़ोर पहलुओं को दीदा दलेरी से डिस्कस करना हमारी सोसाइटी का किस कदर पसंदीदा मशगला बन चुका है। सारी ख़वातीन अपने अपने तजर्बा में आए किस्से बढ़ चढ़ कर सुनाने में मसरूफ़ थीं। पारी आंटी कुछ नहीं सुन रही थी। इनके जहन में बेगम अख्तर का उतरा हुआ चेहरा, मेहरीन की आँखें घूम रही थीं, जिन्हें वो पिछले चंद दिनों से नोट कर रही थी। फ़रा और फौजिया सामने से आती नज़र आईं तो वो एकदम खड़ी हो गई। अपना पर्स उठाकर उन्होंने इन दोनों की तरफ जाने में ज़रा देर नहीं की। मेहरीन की सास अरे सुने तो कहती ही रह गई, मगर वो पलट कर खुदा हाफिज़ भी नहीं कह सकी। अजीब बददिमाग औरत है, मेहरीन की होने वाली सास ने कहा। बिलाल आ चुका था। इसकी खामोशी संजीदगी इसी तरह थी, मगर अब पारी आंटी को इसकी ज़रा भी फ़िक्र नहीं रही थी। जो फ़ैसला उन्होंने अभी कुछ मिनट पहले किया था, ताउमर इसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट सजाने का सबब बनना था। घर पहुंचकर पहला काम जो इन्हें करना था वो सबा से माफ़ी मांगने का था। इनकी तरफ से होने वाली ज़्यादती बेशक बहुत बड़ी थी, मगर इन्हें कामयाबी का पूरा यकीन था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने सितारों भरे आसमान को देखा और सीट की पुश्त से सर टिका लिया। खुदा यकीनन बहुत मेहरबान है, एक सही और बरवक्त फ़ैसला कराकर इसने इन्हें आने वाली खुशियों की नवीद दी थी। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफ़िज़।